हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो मेरा नाम है हर्षिता यादव और मैं हूं आपकी बॉटनी फैकल्टी। और आज का जो ये सेशन मैं लेकर आई हूं, आप मेरे पीछे लिखा देख ही रहे हैं, किसके बारे में है? नीट 2025। ये सेशन बेनिफिशियल होने वाला है हर उस बच्चे के लिए जो अगली साल नीट के एग्जाम में बैठने वाला है। मैंने अक्सर बच्चों के मुंह से ये सुना है कि मैम हम मेहनत तो करते हैं पर हमारे मार्क्स नहीं आते, मैम हमने इतना पढ़ा पर हमारे मार्क्स नहीं आए। तो यानी कि बच्चों में हार्डवर्क की कोई कमी नहीं है, आप में डेडिकेशन की कोई कमी नहीं है। अगर मेहनत करने की बात आती है तो आप अपनी पूरी जान लगा देते हैं। पर दिक्कत कहां आती है कि हमें हार्ड वर्क के साथ साथ एक स्मार्ट वर्क वाला अप्रोच भी चाहिए। तो इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूं मंथ वाइज स्ट्रैटेजी प्लान एज वेल एज वो जनरल पॉइंटर्स, वो सारी जनरल बातें जो हम प्रिपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं लैग कर रहे होते हैं। हम सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दे रहे होते हैं पर उसके तरीके पर ध्यान नहीं दे रहे होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि बच्चों में हार्डवर्क की तो कमी नहीं होती है पर उनके अंदर डायरेक्शन की कमी होती है। और ये सारी कमियां, ये सारे पैरामीटर्स जो बच्चे लैग कर रहे होते हैं अपनी जर्नी के दौरान, उन सारे पैरामीटर्स का सोल्यूशन लेकर आई हूं मैं आज। तो आज मेरी आपसे सिर्फ और सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे साथ इस सेशन में बने रहें और जितनी बातें मैं आपको बताती हूं, जितने पॉइंटर्स मैं आपको समझाती हूं, आप अगर इन पॉइंटर्स को फॉलो करेंगे तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। आपको आपके ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाने से कोई नहीं रोक सकता। सो दिस सेशन इज फॉर यू गाइज एंड यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ थ्रू आउट दिस जर्नी। सो लेट्स बिगिन। पहले मैं कुछ जनरल पॉइंटर्स की बात करना चाहूंगी। आप सभी को मालूम है कि नीट एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया है। फ्रॉम द रीसेंट ईयर्स आप ट्रेंड देख रहे होंगे, लाखों बच्चे इस एग्जाम में एनरोल करते हैं, बट जो सिलेक्शन रेशियो है वो कुछ हजार बच्चों का है। चुनिंदा बच्चे सिलेक्ट होते हैं। आप कोचिंग करते हैं, आप स्टडी मटेरियल लेते हैं, आप प्रिपरेशन बहुत डेडिकेशन के साथ करते हैं, बट आप देखिए कि कंपटीशन कितना ज्यादा है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें उन लाखों बच्चों से आउटस्टैंड करना है। हम उन्हें लाखों बच्चों में से अपने आप को एक यूनिक फीचर देना है कि हम उन सब से ज्यादा आगे निकल सके द टफेस्ट एग्जाम ऑफ दिस इंडिया। क्लियर? तो आज जो सबसे पहले जनरल अप्रोचेस मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके बाद हम बढ़ेंगे मंथ वाइज अप्रोच। आप कैसे मंथ वाइज स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हैं, मैं आपको हर सब्जेक्ट वाइज, वैसे तो मैं बॉटनी की फैकल्टी हूं बट थोड़ा बहुत तो मैं आपको आइडिया दे ही सकती हूं कि आपको कैसे फिजिक्स में अप्रोच रखनी है, कैसे केमिस्ट्री में रखनी है, कैसे जोलॉजी में रखनी है और कैसे बॉटनी में अप्रोच रखनी है फॉर दी स्टडी टाइम। क्लियर? तो पहले कुछ जनरल पॉइंटर्स के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि सबसे पहली चीज लिखी हुई है कि अंडरस्टैंड द सिलेबस एंड पैटर्न। ये मस्ट है। जब भी आप कोई एग्जाम देने जाते हैं तो सबसे पहले तो आपको उसके सिलेबस का आइडिया होना चाहिए कि उसके सिलेबस में एक्चुअल चीजें हैं क्या। इससे होता क्या है कि आप जैसे ही सिलेबस को एनालाइज करते हैं, आप उसको टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग उस सब टॉपिक्स को क्लासिफाई कर सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे ज्यादा मेहनत करने वाले हैं और कौन सा टॉपिक हमारे एफिशिएंसी या हमारे लेवल का है, तो हम उसे एक बार को छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो हमारा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। क्लियर? नेक्स्ट चीज जो इसमें बताइए, पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न आपको पता ही होना चाहिए। दिस इज अ 3 आवर 20 मिनट्स का एग्जाम होता है। ये 720 मार्क्स का एग्जाम है। सारी बातें आपको इसमें क्लियर होनी चाहिए। ये तो सबसे बेसिक स्टेप है। क्लियर? नेक्स्ट जो चीज है, आपको क्या करना है? क्रिएट करना है एक रियलिस्टिक स्टडी रूटीन। अब इसमें मैंने रियलिस्टिक वर्ड पे काफी ज्यादा जोर दिया है क्योंकि अक्सर मेरे पास बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मैम मेरे को 14 आवर्स की स्टडी करनी है, मुझे 16 आवर्स की स्टडी करनी है, मुझे 18 आवर्स की स्टडी करनी है, आप मुझे कुछ ऐसा रूटीन बनवा दीजिए। नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं करना है ये। आपको एक रियलिस्टिक स्टडी रूटीन फॉलो करना है। आप एक दिन 18 घंटे पढ़ सकते हैं, 2 दिन 18 घंटे पढ़ सकते हैं, बट वो रियलिस्टिक नहीं है। आपको ऐसा रूटीन फॉलो करना है जिसमें आप खुद से भी ऑनेस्ट रह सकें और पूरी सिंसियरिटी के साथ उस रूटीन को फॉलो कर सकें। आपका रूटीन ऐसा होना चाहिए जो आपके कंट्रोल में हो, जिससे आप डेली फॉलो कर सकें। अगर आप बहुत हाई पैरामीटर सेट कर लेंगे कि मैं आज 14 घंटे पढ़ाई करूंगा, मैं आज 16 घंटे पढ़ाई करूंगा, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि वो आप एक दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, बट वो आप थ्रू आउट योर जर्नी नहीं कर पाएंगे। तो आपको एक ऐसा स्टडी रूटीन बनाना है जो
आपके अकॉर्डिंग डिजाइंड हो, आपके एफिशिएंसी लेवल के अकॉर्डिंग डिजाइंड हो। मैं ये नहीं कह रही कि आपको खुद को पुश नहीं करना है, आपको खुद को बिल्कुल पुश करना है, बट टू अ सर्टेन रियलिस्टिक लेवल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइस? नेक्स्ट है वर्क ऑन कंसेप्चुअल क्लैरिटी। तो आपको सबको पता ही है कि नीट एक कंसेप्चुअल बेस्ड एग्जाम है और कंसेप्ट की क्लैरिटी होना इज मस्ट। ओके गाइस, अगर आप कंसेप्ट पे काम नहीं कर रहे हैं, आप रोट लर्निंग कर रहे हैं, आप रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, तो इट विल नॉट हेल्प यू गाइस। आपको कंसेप्ट समझना है, आपको एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करनी है यहाँ पे, जिससे कि आपकी लर्निंग फोकस्ड रहे। आपको पता रहे कि अगर ये क्वेश्चन आएगा, अगर इस क्वेश्चन में वो मुझसे 4 कंसेप्ट मिलाकर भी पूछ लेगा तो भी मैं आंसर कर दूंगा, क्योंकि मेरा कंसेप्ट क्लियर है और मैं रोट लर्निंग का मोहताज नहीं हूं। Are you getting my point guys? नेक्स्ट है डिवाइड टॉपिक्स इनटू स्टडी ब्लॉक। अब ये बहुत ही अच्छा पैरामीटर है। बच्चे क्या करते हैं, हमेशा मैंने देखा है कि वो पूरा चैप्टर पढ़ना शुरू कर देते हैं, शुरुआत से शुरू करेंगे, मैम आज हम शुरुआत से शुरू करेंगे। जरूरत नहीं है। आपको सिलेबस पता है, आपको चैप्टर्स पता है, आपको टॉपिक्स पता है, आप उन टॉपिक्स को डिवाइड करिए ना। आप उन टॉपिक्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करिए, हार्ड, मीडियम एंड इजी। ये 3 कैटेगरी आपके 3 स्टडी ब्लॉक्स हो जाएंगे। जो सबसे टफेस्ट कैटेगरी होगी उसमें आप वो सारे टॉपिक्स डालेंगे जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मीडियम कैटेगरी में आप वो वाले टॉपिक्स डालेंगे जिनके ऊपर आपका थोड़ा बहुत ग्रिप है, बट अगर आप थोड़ी सी और मेहनत करेंगे तो वो आपके बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे, शानदार टॉपिक बन जाएंगे। और इजी में आप वो टॉपिक्स डालेंगे जिन पे आपका ऑलरेडी कंट्रोल है और आप उन्हें आज से 1 महीना बाद या 2 महीना बाद सिर्फ रिवाइज भी करेंगे तो वो टॉपिक आपका फ्रेशन अप हो जाएगा, आपको उस पर दोबारा काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये 3 स्टडी ब्लॉक्स बनाने हैं। मैं आपको बता देती हूँ, स्टडी ब्लॉक्स आपके 3 टाइप के हो सकते हैं। पहला टाइप क्या होगा आपका? पहला टाइप आपका रहेगा इजी लेवल, दूसरा टाइप आपका रहेगा मॉडरेट लेवल, और तीसरा टाइप आपका रहेगा हार्ड लेवल। और मैंने आपको समझा ही दिया है कि आपको कैसे अपने टॉपिक्स को डिवाइड करना है इनटू इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, प्रैक्टिस रेगुलरली। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हो, आप कोई भी स्टडी प्लानर फॉलो करते हो, आपने कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर रखी हो, कुछ भी कर रखा हो, पर आपको प्रैक्टिस रेगुलरली करनी है। आप जो डेली पढ़ रहे हैं ना, आपको अपना रूटीन ऐसे डिजाइन करना है कि उसमें रिवीजन का भी टाइम हो, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी टाइम हो और उसमें थ्योरी लर्निंग का भी टाइम हो। आपको इतना मॉडिफाइड वे में, इतना इफेक्टिव वे में अपना रूटीन डिजाइन करना है, और ये आप कर सकते हो बाय डिवाइडिंग द टॉपिक इनटू 3 ब्लॉक्स। आपको फिर ध्यान रहेगा कि मुझे किस टॉपिक पे ज्यादा काम करना है, किस पे अगर मैं थोड़ा कम काम करूंगा तो भी चल जाएगा, और किस पे मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो मेरा स्ट्रॉन्ग टॉपिक है। तो ऐसे करके आपको अपना रूटीन डिजाइन करना है। क्लियर? और प्रैक्टिस आपको रेगुलरली करनी है। जो चीज आप पढ़ रहे हैं, अगर आप बिना पढ़े, मतलब उसको पढ़कर उसको बिना अप्लाई किए सो जाते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपने सिर्फ उस चीज को लर्न कर लिया, एक बार रीड कर लिया, समझ लिया, बट आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, वो कंसेप्ट आपके दिमाग से चला जाएगा, वो कंसेप्ट आपको दोबारा कभी नहीं मिलेगा फिर। इसीलिए प्रैक्टिस करना बहुत 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 जरूरी है। नीट, अगेन मैं कह रही हूं, नीट इज अ कंसेप्चुअल एग्जाम। आपको यहां पे कंसेप्ट्स लगाने हैं और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग करनी ही करनी है। नेक्स्ट यहां पे स्ट्रेंथन योर वीक एरियाज। स्ट्रेंथन, अभी हमने बताया, अगर आप डिवाइड कर देंगे अपने टॉपिक्स को तो आपको ऑलरेडी पता चल जाएगा कि मेरे वीक टॉपिक्स कौन है, क्योंकि वीक टॉपिक्स आपके हार्ड स्टडी ब्लॉक में आ जाएंगे और वहां पर आपको पता है कि ये सारे टॉपिक्स पर मेरे को काम करना है। नेक्स्ट है रिवीजन इज मस्ट। वो मैंने अभी आपको समझा ही दिया कि आपके जो रूटीन होता है उसके अंदर लर्निंग का टाइम, रिवीजन का टाइम और आपके प्रैक्टिस का टाइम, क्वेश्चन प्रैक्टिस का टाइम इफेक्टिवली डिवाइड होना चाहिए। आपको हर दिन एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक लेके बैठना है, उसको थॉरली स्टडी करना है, उसके सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, उसका कंसेप्ट समझना है, रटना नहीं है, समझना है। हमें हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है। नेक्स्ट है एनालाइज एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, और ये आता है अंडर टॉपर्स माइंडसेट।
ये जो पॉइंट है ये समझाता है आपको एक टॉपर का माइंडसेट। अगर आप अपनी गलतियां समझ पा रहे हो, अगर आप ये समझ पा रहे हो कि मैं किस चीज में लैग कर रहा हूं, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो तो आप अक्सर देखते होगे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया हुआ है, ये क्वेश्चन उस टॉपिक से आया हुआ है। तो आप जब फॉर एग्जाम्पल आप 50 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, उसमें से आपके 40 क्वेश्चन सही हो गए, 10 क्वेश्चन आपके गलत हो गए, तो आप उन 10 क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। आप वो 50 में से 40 क्वेश्चन मत देखिए, आप 10 क्वेश्चन का एनालिसिस कीजिए। आप देखिए कि वो क्वेश्चन किस टॉपिक के हैं और हमारा कौन सा टॉपिक वीक जा रहा है। आपको इससे ये समझ आएगा, आपका जो अप्रोच है वो देखिए कितना नैरो डाउन होता जा रहा है धीरे धीरे। आपने कहां से स्टार्ट किया था? सिलेबस समझने से। अब आप कहां पे आ रहे हैं? आप अपनी अप्रोच को नैरो डाउन कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं 10 क्वेश्चन तो मेरे गलत है, पर ये 10 क्वेश्चन ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही टॉपिक से होंगे, हो सकता है 1 2 3 टॉपिक्स हो सकते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स। तो आपको ये तो समझ आएगा कि मेरे को इस चैप्टर के अंदर इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो इसीलिए हमेशा एनालाइज करना चाहिए आपने जितने भी टेस्ट परफॉर्म किए हैं। एक तो ऑनेस्टी के साथ आपको टेस्ट देना है, ठीक है? ये आपकी ऑनेस्टी होनी चाहिए कि मैं जो टेस्ट दे रहा हूं वो मेरे बेनिफिट के लिए है, तो मैं इसमें कोई चीटिंग वगैरह ना करूं। और साथ ही साथ उस टेस्ट के खत्म होने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वो है आपका एनालिसिस। ये चीज तो आपको हमेशा और हमेशा करनी ही है, क्योंकि एनालिसिस ही आपको ये समझाएगी कि आप कहां लैग कर रहे हैं। क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं, पर जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हैं और हम उस चीज का एनालिसिस नहीं करते तो हम कभी ये नहीं समझ पाएंगे कि हम लैग क्या कर रहे हैं। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं हमेशा बच्चों को ये एडवाइस देती हूं। बच्चे अक्सर क्या कहते हैं, मैम हमें स्ट्रेस हो रहा है, मैम मुझे नींद नहीं आ रही है, मैम मैं इतना पढ़ रहा हूं मेरे एग्जाम में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, मैम आपने अप्रोच बताया मेरा हो नहीं रहा है, मैम मेरे में क्या कमी है। नहीं बेटा, नेवर एवर सेल्फ क्वेश्चन योरसेल्फ, नेवर एवर सेल्फ डाउट ऑन योरसेल्फ। हमेशा अपना ख्याल रखिए। ये जो पूरी प्रिपरेशन की जर्नी है ये सब बर्बाद हो जाएगी अगर आपकी हेल्थ ही आपके साथ नहीं है। आपका जितना भी अप्रोच ले रहे हैं, आप जितना भी रूटीन फॉलो कर रहे हैं, उसमें आप अपना ध्यान जरूर रखिए। एक बैलेंस डाइट लीजिए, एक न्यूट्रिएंट रिच डाइट लीजिए, अपने फिजिकल के लिए टाइम निकालिए, आप आउटडोर एक्टिविटीज के लिए टाइम निकालिए, अपने फैमिली के साथ बैठिए, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखिए। ये जो जर्नी है ये थोड़ी सी क्रूशियल है, थोड़ी सी प्रेशराइज कर सकती है आपको, पर आपको टेंशन नहीं लेनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ काम माइंड के साथ आपको अपने आप को ये विश्वास दिलाना है कि मैं ये चीज़ कर सकता हूँ और मेरे को ये चीज़ करने से अब कोई नहीं रोक सकता और मुझे इसके लिए स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आई एम अ डेडिकेटेड स्टूडेंट एंड आई विल डू दिस। क्लियर? तो आपको अपने आप का ध्यान इस पूरी जर्नी में रखना है और अपने आप पर कोई भी कमी नहीं आने देनी है। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है कौन सी बुक्स फॉलो करें। अक्सर बच्चे ये पूछते हैं कि मैम हम ये वाला स्टडी मटेरियल फॉलो कर रहे हैं, हम ये वाली बुक पढ़ लें क्या, हम वो वाली बुक पढ़ लें क्या। पर इस चक्कर में होता क्या है कि जो फाउंडेशन लेवल्स की बुक है, जो आपका फाउंडेशन बना रही है, आपका बेसिक्स क्लियर कर रही है, आप उन्हें ही नहीं पढ़ रहे हैं। पेपर जो बन रहा है, जिस बुक से सबसे ज्यादा पेपर बन रहा है, जैसे अगर मैं बायो की बात करूं तो आपको पता है बायो के लिए तो एनसीईआरटी भगवान है। मैं तो आप लोगों को बोलूंगी कि आप बायो की बुक लैमिनेट करवा के पूजा घर में रख लीजिए, उसकी पूजा कीजिए। बायो के लिए एनसीईआरटी भगवान है। पर आप कहां चले जाते हैं? बड़े बड़े ऑथर्स की बुक पे चले जाते हैं, आप वो रीड कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, आपको डीप लर्निंग करनी है। नहीं, हमको डीप लर्निंग वगैरह में नहीं जाना है। हमको सिर्फ उतना पढ़ना है जो हमारे सिलेक्शन के लिए, जो हमारी रैंक के लिए जरूरी है। हमें फालतू की चीजें पढ़नी ही नहीं है। तो मैं आपके लिए एक अप्रोच देख के आई हूं कि ये सारी बुक्स आप फॉलो कर सकते हैं, सब्जेक्ट वाइज फॉलो कर सकते हैं। अगर मैं फिजिक्स से शुरू करूं तो सबसे पहले तो फिजिक्स, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, जो सबसे कॉमन बुक आपको दिख रही होगी हर जगह वो है एनसीईआरटी। क्योंकि एनसीईआरटी तो भगवान है नीट के लिए। आपको एनसीईआरटी फॉलो करनी ही करनी है इन एवरी सर्कमस्टांस। तो फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, एनसीईआरटी के अलावा आप क्या अप्रोच ले सकते हैं? आप कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स बाय एच.सी. वर्मा को फॉलो कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव फिजिक्स बाय डी.सी. पांडे को फॉलो कर सकते हैं, फिजिक्स फॉर एवरीवन बाय सी.पी. सिंह को फॉलो कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत ही शानदार आपके प्रैक्टिस लेवल के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। जितना मैंने समझा है, फिजिक्स एक, आप जब तक फिजिक्स के क्वेश्चंस
फिजिक्स में क्वेश्चंस नहीं करेंगे, एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग नहीं करेंगे, अपने कंसेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक फिजिक्स खराब है। फिजिक्स को आप लर्न नहीं कर सकते, फिजिक्स के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी ही करनी है। तो फिजिक्स के लिए आपकी एक ही अप्रोच होनी चाहिए और वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपकी केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री में आपको एनसीईआरटी तो फॉलो करनी ही है 11th और 12th की, साथ ही साथ प्रैक्टिस बुक्स बाय वीके जायसवाल इनऑर्गेनिक के लिए, एमएस चौहान फॉर ऑर्गेनिक एंड एन अवस्थी फॉर फिजिकल। जितना मैं समझती हूं केमिस्ट्री को, मुझे पता है फिजिकल वाले पोर्शन में, फिजिकल केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आपको थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करनी पड़ती है। इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन जो होता है, इसे तो आप एनसीईआरटी से थॉरो रीडिंग कर सकते हैं, इसमें एक्सेप्शंस वाला पोर्शन रहता है, तो ये आपका लर्निंग बेस्ड पार्ट हो गया। और जो आपका ऑर्गेनिक वाला पार्ट हो गया, आपका कंसेप्चुअल पार्ट हो गया। अगर आपने ऑर्गेनिक में कंसेप्ट समझ लिया है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। नेक्स्ट है बायो। तो बायो के लिए एनसीईआरटी इज अ मस्ट, ये तो मस्ट है ही है। एनसीईआरटी की थॉरो रीडिंग कम से कम तो आपको 2 से 3 बार करनी ही करनी है। एनसीईआरटी आपको 2 से 3 बार रीड करनी ही करनी है। साथ ही साथ आप क्या फॉलो कर सकते हैं, आप ट्रूमैन की बुक फॉलो कर सकते हैं, बोथ वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। आप ऑब्जेक्टिव बॉटनी बाय अंसारी फॉलो कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय दिनेश फॉलो कर सकते हैं फॉर एडिशनल क्वेश्चन प्रैक्टिस। चलिए नेक्स्ट, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको जो समझाने वाली हूं वो है आपका 1 ईयर में मंथली वाइज स्ट्रैटेजी प्लानिंग। कैसे आप मंथ वाइज स्ट्रैटेजी प्लानिंग कर सकते हैं और अपनी नीट प्रिपरेशन को एक लेवल अप बढ़ा सकते हैं और अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मंथ 1 एंड 2 की बात करूंगी। देखिए मंथ 1 एंड 2, 3 एंड 4, मतलब 4 मंथ के लिए तो आप ये मान लीजिए कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पे काम करना है। आपको अपने वीक एरियाज को स्ट्रॉन्ग करना है। आपको जो चैलेंजिंग टॉपिक्स लगते हैं उन्हें आपको अपने लिए इजी बनाना है। उनकी लर्निंग आपको बहुत ही इफेक्टिव तरीके से करनी है। तो अगर मैं पहले और दूसरे महीने की बात करूं तो इसमें आपको देखो, बिगिन विद अ थॉरो रिव्यू ऑफ द सिलेबस, जो कि हम बात कर ही चुके हैं। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल कंसेप्ट, और ये फंडामेंटल कंसेप्ट आप कैसे समझ सकते हैं, ये मैं आपको बहुत सिंपल सा अप्रोच बता रही हूं, बहुत सिंपल सा अप्रोच बता रही हूं। और बहुत सिंपल सा अप्रोच क्या है, एनसीईआरटी फॉलो करनी है। आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी फॉलो करनी है फॉर फॉर्मिंग योर फंडामेंटल, फॉर फॉर्मिंग योर बेसिक्स। लास्ट है, यूज एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक एज द इनिशियल रिसोर्स फॉर बिल्डिंग योर फाउंडेशन, जो कि मैंने आपको यहां समझा ही दिया है। आगे बात करते हैं मंथ 3rd एंड 4th की। तो यहां पर आपको क्या करना है, थोड़ा सा और डीपर लर्निंग करनी है और इफेक्टिव मैनेजमेंट करना है। आप यहां पर जो मैंने आपको रेफरेंस बुक्स बताई हैं आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। आप सॉल्व कर सकते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सबसे इंपॉर्टेंट आपको यहां पर करनी है क्विक नोट्स बनाने हैं। जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो क्या आप पूरी नोट्स लेके बैठेंगे? जब आप पूरा आपने जो नोट्स लिखा है वो लेके बैठेंगे, इट इज टाइम कंज्यूमिंग, आप उससे रिवीजन नहीं कर सकते हैं। आपको क्विक नोट्स बनाने, शॉर्ट नोट्स बनाने, जिससे जैसे आप रिवीजन करने बैठे तो आपका टाइम बचे। क्लियर? आपको साथ ही साथ अप्रोच में आपको टाइम मैनेजमेंट भी सीखना है। मंथ 5th और 6th में आप क्या कर सकते हैं, आप रिवाइज कर सकते हैं टॉपिक्स को कवर्ड इन द प्रीवियस मंथ। अब यहां से आपका रिवीजन वाला टाइम शुरू होता है, अब यहां से आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला टाइम शुरू होता है। आपके पास 4 महीने थे लर्निंग के लिए। लर्निंग अभी भी चलेगी, ऐसा नहीं है कि आपको लर्निंग बंद करनी है, लर्निंग अभी भी चलेगी, पर पहले आपका फोकस ज्यादा किस पे था, लर्निंग पे। अब आपका ज्यादा फोकस किस पे रहेगा, रिवीजन पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। यहां क्या दिया है, एलोकेट मोर टाइम टू चैलेंजिंग टॉपिक्स। अब आप अपने जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं उनको साइड में रख दीजिए, अब आपको चैलेंजिंग टॉपिक्स पे ज्यादा काम करना है एंड सब्जेक्ट्स दैट नीड इंप्रूवमेंट। साथ ही साथ आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर के जो आपकी नीट के क्वेश्चन पेपर्स थे उसमें आपको ईच सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मैं नहीं कह रही आपको फुल लेंथ करना है, आपको पहले सब्जेक्ट वाइज से शुरू करना है। पहले आप फिजिक्स का क्वेश्चंस कर लीजिए, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लीजिए, बायो के क्वेश्चंस कर लीजिए, एक एक करके। उसके बाद आप उसमें से चैलेंजिंग टॉपिक्स निकालिए, उन पे वर्क कीजिए, रिवीजन को ज्यादा तवज्जो दीजिए। चलिए आने वाले मंथ में 7वें और 8वें मंथ में आपको क्या करना है, आपको एंटायर सिलेबस सिस्टमैटिकली रिवाइज करना है। और ये सिस्टमैटिकली रिवाइज कैसे होगा, वाया शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट से आपका ये सिस्टमैटिकली रिवीजन होगा, क्योंकि आप लास्ट टाइम पर पूरी की पूरी किताब लेकर नहीं बैठ सकते हैं।
फिर आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट लेना है टू असेस योर प्रोग्रेस। ये आपको क्या समझा रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर, और वो क्या है, एनालिसिस। आपको एनालिसिस करनी ही करनी है। साथ ही साथ अब सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर आ गया टाइम मैनेजमेंट का। आपको पेपर सॉल्व करने हैं, मॉक टेस्ट देना है, पर साथ ही साथ क्या ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट का। जैसे कि मैंने आपको 5th और 6th मंथ में बताया कि आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, पर मैंने यहां पर कोई टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं करी। मैंने आपको कहा आप सब्जेक्ट वाइज सॉल्व कीजिए, आराम से सॉल्व कीजिए। बट जैसे ही आप 7वें और 8वें महीने में पहुंचते हैं, आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। आप जब भी क्वेश्चन करने बैठे, आप टाइमर लगा के बैठे, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी, अपनी स्पीड चेक कर पाए कि आपके पास जब लिमिटेड टाइम होता है तो आप उस टाइम में कैसा बिहेवियर देते हैं। कहीं आप पैनिक तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप परेशान तो नहीं हो रहे हैं कि हमारा टाइम कम रह जाएगा, मैं जल्दी जल्दी ये क्वेश्चन पढ़ लूं। तो टाइम मैनेजमेंट के साथ वो क्वेश्चंस आप करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस डेवलप होगी एक्चुअल एग्जाम के टाइम पे। क्लियर? नेक्स्ट 9th and 10th मंथ में आपको क्या करना है, अगेन अब हम किस पे आ गए, हमारा रिवीजन बेस्ड लर्निंग हो गया, रिवीजन पे ज्यादा फोकस हो गया है। आपको रिवीजन करना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग रहेगा, एनालिसिस अगेन अबाउट योर टेस्ट, अबाउट योर परफॉर्मेंस एंड द एरियाज नीडिंग इंप्रूवमेंट। आपको उन सारे एरियाज पे काम करना है जिसमें इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है। और जैसे ही आप आखिरी 11th and 12th मंथ की तरफ पहुंचते हैं, अब आपको लर्निंग नहीं करनी है। अब आपने जितना भी पढ़ा है, आपको ये इंश्योर करना है कि मैंने जितना भी पढ़ा है वो थॉरली पढ़ा है, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ा है और उसमें कोई कमी नहीं है। और अगर इन टॉपिक से कुछ भी सवाल आता है तो मैं एकदम सही करके आऊंगा। तो आपको लास्ट मंथ्स में क्या करना है, रिवीजन करना है एंटायर सिलेबस का, वो आप करेंगे शॉर्ट नोट्स के थ्रू। फिर आपको लेना है फुल लेंथ मॉक टेस्ट। आप कैसी भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, पर वो कैसी होनी चाहिए, फुल लेंथ की होनी चाहिए, कंप्लीट सिलेबस आना चाहिए उसमें। और आपको अगेन किस पे काम करना है, अपने टाइम मैनेजमेंट में, जिससे कि आपकी एक्यूरेसी आपको पता चले ड्यूरिंग द टेस्ट। तो ये सारा जो अप्रोच था, इसमें वो सारे पैरामीटर्स देखे गए हैं जो जिसमें बच्चों को एक्चुअली में दिक्कत आती है। और मैंने आपको हर वो तरीका बताया है जिससे आप उन दिक्कतों को दूर कर सकते हैं। तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है और हर पॉइंट को लाइन बाय लाइन फॉलो करना है। मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहूंगी, जिस इमेज से मैं आपको ग्रोथ को समझाना चाहूंगी। जैसे यहां पर लिखा है, यू डोंट नीड मोर टाइम। जैसे कि अभी जब आपको ये वीडियो मिलेगा, अभी 1 साल बचा नहीं है। क्लियर? तो आप सोच रहे होंगे कि मैम मंथ वाइज स्ट्रैटेजी प्लानिंग, तो आपने सिलेबस ऑलरेडी एनालाइज कर चुका है। आपने वो स्टार्टिंग का जो 4 मंथ वाला फेज था वो आपने देख चुका है, आप लर्निंग ऑलरेडी कर चुके हैं। अब आपको देखना है कि आप रिवीजन कैसे क्विकली कर सकते हैं, कैसे आप इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं और कैसे आप क्वेश्चंस को इफेक्टिवली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पे देखिए क्या लिखा है, यू डोंट नीड मोर टाइम, यू नीड मोर फोकस। आपको अपना फोकस बढ़ाना है। क्लियर? यहां पे क्या लिखा है, यू डोंट नीड इंटेंसिटी। यहां देखिए एक दिन ग्राफ ऊपर फिर नीचे फिर नीचे, क्यों? क्योंकि ये आपका रियलिस्टिक रूटीन नहीं था। आपने बहुत हाई अप्रोच रख ली, बहुत बहुत टफ रूटीन बना लिया, इसीलिए आपकी देखिए इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है। बट अगर आप एक स्टेशनरी फेज में रहते हैं, एक रियलिस्टिक रूटीन फॉलो करते हैं, तो यू नीड कमिटमेंट। आपको खुद से सच्चा रहना है थ्रू आउट योर जर्नी, प्रिपरेशन जर्नी। आपको खुद से कमिट करना है कि मैं ये चीज करना चाहता हूं और करके रहूंगा। लास्ट है, यू डोंट नीड मोटिवेशन, यू नीड शेयर विल। क्लियर? तो इसी के साथ मैं कुछ इमेजेस दिखाना चाहूंगी आपकी ड्रीम कॉलेजेस की। आप सभी को पता है, दिस इज एम्स दिल्ली, दिस इज AFMC, और ये आपके वो सारे मेडिकल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जिसमें जाने का आप सपना देख चुके हैं। तो ये सपने को सच करने का टाइम आ चुका है बच्चों। मेरे दिए हुए सेशन से मैं चाहूंगी कि आपको वो सारे बेनिफिट्स मिले और आपकी लर्निंग, आपकी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पहुंच जाए। जो लाखों बच्चों एनरोल करने वाले हैं, आप उनमें से स्टैंड आउट करें और आप सिलेक्शन लेकर ही जाएं यहाँ से। ये मेरी आप सभी से दरख्वास्त है। एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू गाइज आर गोना डू दिस। आई नो यू गाइज आर गोना डू दिस। बेस्ट ऑफ लक।